स्वामी राम भद्राचार्य देहरादून में एडमिट, सीने में संक्रमण, सांस लेने में दिक्कत, डॉक्टर बोले डायबिटीज और हार्ट के मरीज। भाजपा को फरवरी तक मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा चुनावों की वजह से हो रही देरी, फरवरी माह की शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर देगी तय पार्टी। सीएम धामी ने भू कानून उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाया, नई राजस्व संहिता का इंतजार अभी और बढ़ा। द्वैत केदार श्री महेश्वर के कपाट बंद, शीतकाल में 6 महीने ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा होगी। बद्रीनाथ धाम में चला सफाई अभियान, अजैविक कचरे से नगर पंचायत ने की 8 लाख की आय। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, अगले कुछ दिन मैदानी इलाकों में छाया रहेगा कोहरा, तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की, और खबर आपको रामनगर से बता रहे, जहां IMPCL फैक्ट्री में निजी हाथों में दिए जाने के विरोध में आज मुख्यमंत्री व कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने IMPCL के कर्मचारियों के साथ फैक्ट्री के बाहर रखा मौन व्रत। और आपको बता दें कि अल्मोड़ा जनपद के मोहन क्षेत्र में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की IMPCL के नाम से बरसों पुरानी एक दवा फैक्ट्री स्थापित है। इस फैक्ट्री में बनने वाली दवा देश और विदेश तक जाती है तथा ये फैक्ट्री हर वर्ष सरकार को करोड़ रुपए का राजस्व भी देती है। तो वहीं हजारों कर्मचारी भी इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस फैक्ट्री के निजीकरण करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर यहां काम करने वाले हजारों कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी की मांगों को सरकार अनदेखा कर रही है। तो वहीं कर्मचारियों के आंदोलन को बुधवार को समर्थन देने फैक्ट्री के बाहर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे और उन्होंने करीब 1.5 घंटे का मौन उपवास रखते हुए कर्मचारियों को संबोधित करने के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो फैक्ट्री करोड़ों का लाभ सरकार को दे रही है, आज फिर उसे बंद करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर इस फैक्ट्री में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को बेरोजगार करने में तुली हुई है। उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री का निजीकरण किसी की कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। पब्लिक सेक्टर और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि इसका शुभारंभ जिस समय मैं सांसद था उस समय हुआ, तो मेरी इससे भावनात्मक लगाव भी, और ये हमारे सल्ट का अभिमान है और रामनगर का स्वाभिमान है, और ये हमारे गुजरू हो या बेताल घाट हो, ये सब लोगों की एक सामूहिक धरोहर है हमारी। तो हमारी धरोहर को आप एक पूंजीपति को बेच दोगे और वो पूंजीपति यहाँ कुछ दिनों के बाद एक बड़ा सा होटल बना देगा, कहीं कहाँ से कर्मचारी ला करके हमारी कोशी को और गंदा करेगा। तो ये जो है, इसलिए IMPCL बचना जरूरी है। ये 500-700 लोग तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, जिनमें SC के लोग बहुत हैं, SC OBC के गरीब लोग बहुत काम करते हैं, और कम से कम 5000 लोग ऐसे हैं जो हरड़ भरड़ बेल आंवला ये सब लाते हैं जंगलों से निकाल करके और यहाँ बेचते हैं।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में उत्तराखंड एसटीएफ और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली देशी शराब गुलाब ब्रांड की जखीरे को पकड़ा है। लंबे समय से हल्द्वानी शहर में नकली शराब की तस्करी हो रही थी, लेकिन इसकी जानकारी आबकारी तक नहीं लग पा रही थी। आखिर क्या कारण है आबकारी विभाग नकली शराब की तस्वीर रोकने में नाकाम साबित हो रहा है? आज उत्तराखंड एसटीएफ और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 7 पेटी नकली शराब गुलाब ब्रांड और शराब बनाने की सामग्री पकड़ी है। मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं के न्यूज। इस टाइम अगर मैं हल्द्वानी पे जहाँ पे एसटेज और आबकारी की टीम ने अवैध शराब की फैक्ट्री को पकड़ा है जो किराए के मकान पे चल रही थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिस अभियुक्त को पकड़ा गया है वो पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। लगातार अवैध शराब बनाने को लेकर उस व्यक्ति को पकड़ा गया है और कई ऐसे लोग हैं जो उसके पीछे जुड़े हुए हैं, जिससे एसटेज और आबकारी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। जिसमें जो पकड़ा गया है उसमें कहीं ना कहीं 7 पेटी के आसपास वहाँ पे शराब पकड़ी गई है और जो बनाने का जो सामग्री है वो पकड़ी गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी आबकारी इंस्पेक्टर और तमाम जो आला अधिकारी है मौके पे हैं और लगातार उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चला। केदारनाथ की जनता ने 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 23 नवंबर को आने वाले परिणाम पर टिक गई हैं। केदारनाथ का चुनावी दंगल कई मायनों में खास है। एक ओर केदारनाथ का परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की प्रतिष्ठा के साथ ही विचारधारा भी दांव पर है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में जनता 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ले लिया है। बुधवार को हुए मतदान में जनता ने बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस सीट पर कुल 90,875 मतदाता हैं, जिनमें 44,919 पुरुष जबकि 45,956 महिला मतदाता हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने कुल 173 पोलिंग बूथ बनाए थे, जहां सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली। वहीं केदारनाथ में भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल जबकि कांग्रेस ने मनोज रावत को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही दल अब जीत के दावे भी करने लगे हैं। वहीं मतदाताओं का कहना है कि वह रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए मतदान कर रहे हैं। मैं तो अपने बच्चों के चाहे सार्वजनिक अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं, वो विचार है मेरे सामाजिक विचार है कि हमारे बच्चों को, हमारे जो भी बच्चे हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है। और इन्हीं मुद्दों को वोट किया आपने? इन्हीं मुद्दों को, जो भी सरकार बनेगी पहले हमारे बच्चों का भविष्य देखना और हमारे बच्चों को नौकरी देना भाई, छोटी बड़ी नौकरी जो भी हो। और सुनो एक बात दूसरी बोलने, मैंने जो आजकल प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं उनमें टीचरों की भरमार है और जो सरकारी स्कूल है उनके दो ही टीचर, एक टीचर काम कर रहा है, जिससे हमारी सरकारी प्राइमरी स्कूल जो है बंद हो गई है। और जो हमारे बच्चे बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं उन्होंने कहाँ जाना भाई। देखिए आप देख ही रहे होंगे अभी बीच में हरियाणा का चुनाव हुआ था और हरियाणा में भी जिस प्रकार से अनवरत रूप से इस चुनाव से पहले 2 बार लगातार 10 वर्ष तक वहाँ पर भाजपा की सरकार ने काम किया। तीसरी बार लोगों ने वहाँ पर फिर से डबल इंजन को चुना है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी डबल इंजन लगा है, जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें आई हैं, उन राज्यों का विकास तेज गति से बढ़ा है। तेज गति से वो राज्य प्रगति और उन्नति के शिखर पर पहुँचे। तो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दोनों ही जगह पर डबल इंजन लगेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। शुरुआती रुझान बहुत बेहतर है, कांग्रेस के पक्ष में है। और जो हमने फीडबैक लिया है बूथ वाइज मतदान केंद्रों पर, हमारे जो साथी, हमारे सहयोगी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, प्रचार तो बंद है लेकिन मतदाताओं को लाना, पोलिंग बूथ तक पहुँचाना और
उनकी ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माहौल हमारे पक्ष में है और इस बूथ से हम जीत के आएंगे। ये पूरे कमोबेश सभी बूथों की स्थिति का आकलन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको बता दें कि इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी। केदारनाथ का उपचुनाव कई मायनों में खास है। आगामी निकाय चुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट पर मिली जीत हार का असर देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की चाहत है कि केदारनाथ में जीत के साथ 2027 के लिए एक बड़ा संदेश देने की भी है। वहीं बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत ने उम्मीदों से भरा दिया है। मैं जिस तरह वहाँ गया हूँ तो मैं इधर चोपता से लेकर चंद्रनगर से लेकर पूरे अगस्त मुनि पूरा क्षेत्र में घूमा हूँ, भीरी से लेकर और वहाँ रामपुर, सीतापुर, ऊखीमठ, अगस्त मुनि, मैंने सभी जगह जनसभाएं की हैं और कार्यक्रम किए हैं। वहाँ माहौल एकदम भाजपा के खिलाफ और विशेष करके भारतीय जनता सरकार के खिलाफ है माहौल, मुख्यमंत्री के खिलाफ है माहौल। इसलिए खिलाफ है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है वहाँ कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। कांग्रेस के मुंगेरी लाल के सपने हैं, उनकी सीट अपनी सीट बद्रीनाथ की थी, उस सीट को जीत करके वो बड़े उन्मत्त हो गए हैं और बड़ा घमंड उनको आ गया है कि हम पूरे प्रदेश में फतेह करेंगे, केदारनाथ भी जीतेंगे। वो सपना उनका 23 तारीख को चकनाचूर होगा। देखिए, जिस प्रकार से अभी उपचुनाव में प्रचार के लिए यूकेडी जो है धरातल तक, इस बार यूकेडी ने वहां पर काम किया है, तो जनता का जो है दोनों ही राष्ट्रीय दलों से मोह भंग हो चुका है। जनता स्पष्ट तौर पे चाहती है कि यहाँ पर क्षेत्रीय दल जो है सत्ता में आए, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही यहाँ के मूल निवासियों के हक हकूकों की बात कर सकता है और ये राज्य जिस अवधारणा पर बना है। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया गतिमान है। केदारनाथ के 90,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला लेने जा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। दोनों ही दल अपने अब जीत के दावे कर रहे हैं। इंतजार अब 23 नवंबर का है, जब मतगणना के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाल पुलिस मुख्यालय ने जारी आदेशों के अनुक्रम फरार और इनामी बदमाशों के विरुद्ध चलाए जाने अभियान काफी सफल साबित हुआ है। एडिशनल एसपी कोतवाल जया बलूनी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि जनपद पौड़ी में जितने भी इनामी और फरार बदमाश थे, सभी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। मत बढ़ाना, ठीक है? हाँ, जितने में पास है उतने बैठाना ज्यादा। ना कि नहीं की, तो मैंने कहा मैं एक पत्रकार हूँ, तो बता दिया ना वो क्या है। ये मुख्यालय स्तर पर भी और एसएसपी महोदय के स्तर पर भी लगातार निर्देश जारी किए जाते हैं, अभियान चलाया जाता है जो फरार मुलजिम हैं और जो इनामी मुलजिम हैं उनके पकड़ने के लिए। और फिलहाल तक हमारे यहाँ पर जितने भी फरार मुलजिम थे या जो भी हमारे यहाँ इनामी थे, सभी पकड़े जा चुके हैं। वर्तमान में कोई भी हमारे यहाँ पर नहीं है फरार मुलजिम। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां ओएनजीसी चौक में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद दून पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव किया है। इसके तहत अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि दून में अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। इसके साथ ही हर चौक पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। आगे कहा कि अभी तक ट्रैफिक लाइटें 10 बजे तक खुली रहती थी। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए इसे 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। प्रत्येक चौक पर स्पीड ब्रेकर बनाने से दुर्घटनाएं की आशंका कम की जा सकती है।
अभी हाल फिलहाल एक बहुत दुखद हादसा हुआ था और इसको देखते हुए ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती है जनरली जो हर जगह प्रोविज़न रहता है, उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहाँ पर तेज़ गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में, वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया अभी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं, रंबल स्ट्रिप्स लगाने की बात हुई, जहाँ पर गाड़ियाँ जो है थोड़ी देर रुके, ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं, इसमें 2500 से ज़्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की और रेड लाइट जंपिंग की कार्रवाई भी की गई है। तो ये सभी प्रपोजल रोड सेफ्टी कमेटी में चले गए हैं। रेड लाइट का समय बढ़ा दिया गया, बाकी अन्य जो विभागों द्वारा किया जाना है, जेब्रा लाइन को फिर से बनाया जाना है, रंबल स्ट्रिप लगाई जानी है, वो काम भी मुझे लगता है 15 से 20 दिन के अंदर सभी ऐसे चौक चौराहों पर ये बन जाएगा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों के। रुड़की के निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत होने के मामले में परिजनों द्वारा अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया था। वहीं यह सब देख अस्पताल प्रबंधन का स्टाफ मौके से फरार हो गया था। सूचना पाकर एसईएमओ हरिद्वार डॉक्टर अनिल वर्मा और औषधि निरीक्षण अनीता भारती अस्पताल पहुंचे और जांच पड़ताल की तथा और बाद में अस्पताल पर ताला जड़ दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे लापरवाह अस्पताल संचालकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। लोग भी स्वयं जिम्मेदार बने और ऐसे अस्पतालों में जाने से बचे। किसी भी व्यक्ति की जान बेहद कीमती है। कोई मौत हुई है तो हम तुरंत अपनी टीम को लेकर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं कंसल्ट सर से बात की। वो टीम क्या कारण रहा, जिनकी डेथ हुई उनके पति भी यही हैं, तो उन्होंने बोला लगभग 8 बजे पेशेंट यहाँ लाया गया था, वो परंतु रेफर किया गया था एम्स या दून के लिए। अब कौन उसको यहाँ लेकर के आया, कौन मीडिएटर है, कौन दलाल है, कौन क्या है, ये जांच का विषय है। अब यहाँ ऑपरेशन में डेथ हो गई, बच्ची बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन उसका हो चुका है, ये मरीज ने बताया। ये डॉक्टर यहाँ कोई नहीं है, केवल यहाँ 1-2 पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन्होंने मेरे को बताया। अभी अस्पताल को बंद कर दिया गया। मुझे अभी सूचना मिली थी, हरिद्वार में थी उस वक्त, कि डायमंड हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई है और यहाँ पे दवाइयों का संचालन भी हो रहा है। और मैं मौके पे पहुंची हूँ। मैंने मेडिकल स्टोर वाले पे जो चेक किया, वहाँ पे लाइसेंस उसने मुझे दिखाया, लड़का फार्मासिस्ट है, उसने लाइसेंस भी मुझे दिखा दिया है। उसका कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वो वहाँ पे था नहीं, वो बाद में आता है अक्सर, और उसके द्वारा वही दवाइयाँ दी जाती है जो इनके द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर दवाइयों की ऐसी कोई बात आती है, फिलहाल तो अभी कोई इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाई है, क्योंकि हॉस्पिटल से सारे लोग यहाँ से फरार हो गए हैं। तो बाकी की जो जांच है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से और डॉक्टर अनिल वर्मा जी इस पर कर रहे हैं, और उसी के अंतर्गत जो भी जरूरी होगा वो एक्शन लिया जाएगा। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। खटीमा नगर पालिका परिषद की संपत्तियां जो पालिका की आय के प्रमुख साधन हैं। नगर पालिका परिषद के आंकड़ों के अनुसार नगर पालिका की संपत्ति अजय मार्केट, संजय मार्केट, प्रथम तल, गांधी मार्केट फड़, पालिका बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इंटर कॉलेज रोड मार्केट फड़ तथा अन्य दुकानों आदि का लगभग 60 लाख का बकाया है। वहीं तहसील कोतवाली, जल संस्थान, विद्युत विभाग, विद्यालय, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा बीज भंडार सहित लगभग सभी सरकारी भवनों का लगभग 40 लाख रुपए बकाया चल रहा है। सरकारी भवनों, दुकानों व अन्य संपत्तियों को मिलाकर करोड़ों का बकाया है, जिसकी वसूली है तो नगर निगम पालिका प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और नोटिस भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है। बोल देंगे कोरोना से पहले का ऐसा कि हमारी नगर पालिका की जो संपत्तियां हैं जिनसे हमें प्रतिवर्ष आय प्राप्त होती है, उसमें कुछ हमारी संजय मार्केट की दुकानें हैं, कुछ पालिका बाजार की हैं, फड़ हैं। फड़ में 2011 से बकाया चला आ रहा है, जो लगभग 20 लाख के आसपास हो गए। उन्हें हमारे द्वारा प्रथम नोटिस दे दिया गया, 2-3 नोटिस दिया जा रहा है। इसी के साथ संजय मार्केट, पालिका बाजार और बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी अभी हम 42 लोगों को, जिनकी बकाया बहुत ज़्यादा हो गया है, जो लगभग 27 लाख के आसपास है, उन्हें
अंतिम नोटिस दिया जा रहा है। उसके बाद उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी और उनके नाम सार्वजनिक भी किए जाएंगे। हल्द्वानी के डमुआ ढूंगा क्षेत्र में 16 नवंबर को हुई बड़ी चोरी का मामला सामने आया था। काठगोदाम पुलिस ने 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7.9 लाख के बहुमूल्य जेवरात और अन्य कीमती सामान बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 16 नवंबर को काठगोदाम थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 स्थित वादी किशन राम के घर से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, गैस सिलेंडर, नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया था। इस मामले में 19 नवंबर को बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें के बाद एसएसपी प्रहलाद मीणा के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक हरबंश सिंह, क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी और थाना अध्यक्ष दीपक विष्ट के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई थी और टीम ने गहन जांच के बाद आरोपी गौरव कुमार और बबलू आर्या को मल्ला चौफला स्थित वृद्धा आश्रम के पास से गिरफ्तार किया। थाना काठगोदाम के डमाडोंगा क्षेत्र में एक परिवार के बाहर जाने पर उनके घर में चोरी की गई और उनके द्वारा बताया गया उनके घर का कुछ घरेलू सामान और कुछ जेवरात जो है वो चोरी कर लिए गए। तो इसमें थाना काठगोदाम में एफआईआर पंजीकृत की गई और एफआईआर पंजीकृत करने के बाद में काठगोदाम थाना अध्यक्ष दीपक बिष्ट, उनके नेतृत्व में एक टीम हमने गठित की और इस टीम के द्वारा जो 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से जो है जो चोरी किया हुआ सारा सामान बरामद कर लिया गया और जो बरामद सामान है उसकी कीमत 8 लाख रुपए के आसपास है। सर कोई आपराधिक इनमें से जो एक अभियुक्त है गौरव, उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो पहले भी चोरी घटना को अंजाम दे चुके हैं। थैंक यू सर। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने स्मार्ट मीटर पर सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि अब सरकार अडानी के हाथों को मजबूत करने में जुटी हुई है। स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत में अडानी के मीटर लगाने नहीं देगी। इस प्रदेश में वैसे ही पर्यटक व्यवसाय से लेकर आम व्यक्ति रोजगार तथा अन्य विषयों को लेकर परेशान है। ऐसे में स्मार्ट मीटर में पहले रिचार्ज करें या अपने बच्चों की फीस दें। तो इनसेंसिटिविटी जो इस सरकार की है लोगों के प्रति और अपने नेताओं के प्रति, और उसके बाद बहुत स्थानीय विषय हैं और बहुत प्रांतीय विषय हैं जिन विषयों को लेकर हम कांग्रेस पार्टी रही है। मनोज रावत जी की जीत होगी ऐसा मेरा मानना है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। प्रीपेड मीटर आना उत्तराखंड में तय हो चुका है। सरकार ने तो नीति बना दी। आम जनमानस वैसे ही इतनी अर्थव्यवस्था से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान, महंगाई से परेशान है, और उसके बाद प्रीपेड जैसे मोबाइल होता है, पहले रिचार्ज करोगे तब मोबाइल चले। प्रीपेड मोबाइल जैसे होता है, प्रीपेड बिजली का जो मीटर है, पहले आप उसमें पैसा डालोगे तो घर में बिजली आएगी। अब पहले इंसान ये सोचेगा कि मैं अपनी किस्त जमा करूं, बच्चों के स्कूल की फीस जमा करूं। आमदनी अठन्नी, खर्चा 2 रुपया जिस सरकार में हो चुका है, वहां पे ये जो प्रीपेड मीटर है बहुत बड़ा अभिशाप आम जनता के लिए साबित होगा। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। अब जनता को ये करना पड़ेगा, अगर ये प्रीपेड मीटर लग गया तो पहले उसको रिचार्ज करेंगे तब घर में बिजली आएगी। केदारनाथ के चुनाव में भी हमने गांव-गांव ये बात बताई, वहां के लोगों को ये बात नहीं पता थी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।